हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब प्रश्नावली 2.3 का चौथा प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नावली चौथे प्रश्न में, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 एक बहुपद है और इसे जी एक्स से भाग देने पर भागफल x-2 आता है और शेषफल आता है -2x प्लस 4। तो कह रहा है भाजक ज्ञात करिए, भाजक जी एक्स ज्ञात करना है। यहाँ पे भाज्य दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, इसे हम पी एक्स मान ले रहे हैं। यहाँ देखें, इसे हम पी एक्स मान ले रहे हैं। और भागफल यहाँ पे दिया है, इसे हम क्यू एक्स कह रहे हैं। क्या दिया हुआ है? x-2 दिया हुआ है। शेषफल क्या दिया हुआ है? -2x प्लस 4 दिया हुआ है, इसे हम आर एक्स बोल रहे हैं, रिमाइंडर बोल रहे हैं। यहाँ पे भाजक ज्ञात करना है, जी एक्स को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं भाज्य इक्वल टू क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये पहले से हम लोग जानते हैं। भाज्य इक्वल टू क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक इंटू भागफल क्या हो गया? भाज्य माइनस शेषफल। क्या किए हम लोग यहाँ पे? शेषफल का पक्षांतर कर दिए हैं। शेषफल को इधर भाज्य की तरफ ले गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? शेषफल इधर प्लस था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हो गया है। अब भाजक इक्वल टू क्या हो गया? भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। यहाँ देख रहे हैं भाजक इंटू भागफल इक्वल टू भाज्य माइनस शेषफल लिखा था, तो यहाँ भाजक को रोक दिया और भागफल कहाँ चला गया? नीचे चला गया। भागफल कहाँ चला गया? नीचे चला गया। तो भाजक इक्वल टू क्या हो गया? भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। तो यही याद करना है, जी एक्स हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे भाज्य दिया हुआ है, क्या लिख दिए भाज्य का मान? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और शेषफल दिया है -2x प्लस 4। तो यहाँ पे फार्मूले में माइनस लगा हुआ है ये, और फिर ब्रैकेट में शेषफल का मान लिख दिया गया -2x प्लस 4 अपान x-2। भागफल क्या दिया हुआ था? आप देखें भागफल दिखा हुआ था x-2, तो भागफल की जगह पे हम लोग क्या लिख दिए हैं? x-2। अब इसको सरल कर रहे हैं, ऊपर वाले को सरल किए, तो ये माइनस जब खुला तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये 2x प्लस में हो गया, और ये माइनस और ये प्लस का गुणा हुआ तो क्या हो गया? माइनस हो गया, तो -4 हो गया। सरल करने पर अब हमें मिल रहा है जी एक्स भाजक बराबर क्या मिल रहा है? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x-2। मतलब x-2 से क्या करना है? भाग देना है। किसको? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को। तो यहाँ पे देखें x-2 से हम लोग भाग दे रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं भाजक जो है, यहाँ x-2 जो भाजक हमारा है, इसमें x की घात कितनी है? 1 है। या कह लें इस बहुपद x-2 की घात कितनी है? 1 है। और यहाँ पे देखें जो भाज्य दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, तो यहाँ इसमें अधिकतम घात x की कितनी है? 3 है। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 0 लिखा हुआ है। तो इन सब में अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसलिए बहुपद की घात क्या हो गई? 3 हो गई। तो हम देख रहे हैं भाजक की घात 1 थी और ये भाज्य की घात कितनी है? 3। तो कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो कितने से भाग देंगे? कितनी बार जाएगा? x² बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? x² बार। तो x² बार जब ले गए तो x² का गुणा हमने x में किया तो कितना आया? x³ आया। फिर इस x² का गुणा यहाँ -2 में भी करेंगे तो क्या आएगा? -2x² आएगा। तो यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, तो घटाने पे क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ देखिए प्लस था तो क्या हो गया? माइनस हो गया। यहाँ माइनस था तो क्या हो गया? प्लस हो गया। अब ये प्लस और माइनस दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो जाए। x³ माइनस x³ क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ पे प्लस 2x² लिखा है और ऊपर क्या लिखा है? -3x² लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा? ये -x² हो गया, और ये जो बचा हुआ था उसको लिख लिए। क्या लिखे? 3x प्लस में बचा हुआ था और -2। अब क्या कर रहे हैं? अब देखें यहाँ पे, यहाँ घात कितनी थी? 1 थी, और यहाँ पे घात कितनी है? 2 है। तो कितने का डिफरेंस है? 1 का, 1 घात का। तो x बार ले जाना है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -x²। तो हम लोग कितनी बार ले जा रहे हैं? -x बार ले जा रहे हैं। देखें -x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? -x² आ जाएगा। फिर -x का गुणा इसमें करेंगे तो +2 आ जाएगा, 2x प्लस 2x। फिर घटाने पर यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। x² -² प्लस² कैंसिल आउट हो जा रहा है, और
क्या हो जा रहा है, यहाँ देखें -2x है और ऊपर 3x है, तो क्या हो गया, x हो गया, और ये -2 बचा था तो -2 लिख लिया हम लोग। अब देखें, देख रहे हैं कि दोनों की घात क्या समान हो गई, भाजक, और यहाँ जो शेषफल x -2 बच रहा था इसकी घात क्या है, बराबर है, तो मतलब भाग भी जाएगा, कितनी बार जाएगा, कांस्टेंट बार जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 बार ले गए हैं, तो देख रहे हैं 1 का गुणा यहाँ x में किए तो x, और 1 का गुणा, इस 1 का गुणा यहाँ -2 में किया गया, -2। फिर घटाने पर हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, जिससे ये कट जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, x -2 से इसको भाग दे रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, ये हमारा क्या आ गया था, भागफल, ये आया। तो इस समय जो भागफल है वही तो हमारा भाजक था। भाजक क्या था, इतने को x -2 से भाग देने पर जो प्राप्त होता वही भाजक था। तो हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लिए क्या, जी का मान x² - x + 1, x² - x + 1। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। अब देखें पाँचवा प्रश्न देखें। पाँचवें प्रश्न में लिखा है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। ऐसे उदाहरण देने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। तो पहले पार्ट में लिखा है, क्या लिखा है कि घात px, घात किसकी, px की, px क्या होता है, भाज्य होता है, और घात qx, qx इसे कहते हैं हम लोग भागफल को। तो यहाँ कह रहा है कि भाज्य का घात और भागफल का घात बराबर हो, ऐसा उदाहरण देना है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कि px और gx कोई दो बहुपद हैं। यहाँ देखें, यदि कोई दो बहुपद हैं px और gx, तो और gx क्या हो, 0 ना हो। क्यों, यदि 0 होगा तो 0 से हम भाग नहीं दे पाएंगे। यहाँ gx क्या होता है, भाजक होता है, और px क्या होता है, भाज्य होता है। ये देखें px क्या है, भाज्य है, और gx क्या है, भाजक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि gx डज नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 यदि हो जाएगा तो 0 से हम किसी संख्या में भाग देंगे, क्या होगा, अनंत आएगा, जो कि क्या होगा, अपरिभाषित चीज़ होगी। तो हम वहाँ इसकी बात नहीं करें, gx 0 की बात नहीं करें, बल्कि gx डज नॉट इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो हम दो बहुपद qx और rx ऐसा जरूर प्राप्त कर सकते हैं कि हम px को किस रूप में लिख सकें, इस रूप में लिख सकें। किस रूप में, gx × qx + rx के रूप में, जहाँ rx क्या है, शेषफल का काम कर रहा है। rx 0 हो सकता है या rx की घात gx की घात से क्या होगी, कम होगी। rx की घात gx की घात से सदैव कम होगी। gx क्या है, भाजक है, rx क्या है, शेषफल है, और यहाँ पे qx क्या है, भागफल है। तो यहाँ कहा जा रहा है यदि px और gx दो बहुपद हैं, तो यहाँ पे दो बहुपद qx और rx इस प्रकार जरूर मिलेंगे कि हम px को gx × qx + rx के रूप में लिख सकें, जहाँ rx क्या है, 0 है। rx मतलब क्या है, हमारा शेषफल 0 होगा, या rx की घात जो होगी वो gx की घात से सदैव कम होगी। तो यहाँ पे देखें पहले प्रश्न में कह रहा है कि ऐसा उदाहरण दीजिए कि भाज्य की घात और भागफल की घात क्या हो, समान हो, इक्वल हो। तो देखें, अचर भाजक के लिए भागफल का घात भाज्य के घात के बराबर होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, अतः जब एक बहुपद को किसी अचर से भाग दिया जाता है, ये कब होगा कि भाज्य की घात और भागफल की घात बराबर हो। इसके लिए कह रहे हैं कि अचर भाजक के लिए, अचर मतलब कांस्टेंट से जब हम भाग देंगे, अचर भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, अचर भाजक के लिए भागफल का घात भाज्य के घात के बराबर होता है। देखें यहाँ यदि हम ले लें px ले लिए, कोई भी बहुपद ले लिए 8x² + 2x + 2, और यहाँ gx भाजक जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 2 अचर ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, और ये px क्या है, भाज्य है। भाज्य के रूप में हमने क्या लिया, 8x² + 2x + 2, और भाजक के रूप में हमने ले लिया 2 ले लिया है, gx इक्वल टू क्या ले लिया, 2। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे qx क्या आएगा, इस समय जब 2 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, qx 4x² + x + 1 आएगा। तो यहाँ पे देखें qx और
पी एक्स दोनों की घातें क्या बराबर हैं, पी एक्स की घात यहाँ कितनी है 2 है और क्यू एक्स की घात यहाँ कितनी है 2 है, ठीक है ना। और इस समय रिमाइंडर क्या था 0 आएगा। जब जी एक्स 2 से इस पी एक्स को भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पी एक्स का घात कितना है क्यू एक्स का घात के बराबर है, पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात क्या बराबर है, पी एक्स क्या है भाज्य है और क्यू एक्स क्या है भागफल। दोनों की घातें कितना है समान हैं, 2 हैं, दोनों के साथ घातें क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए घात पी एक्स इक्वल टू घात क्यू एक्स के लिए हम लोग अनंत उदाहरण दे सकते हैं, 1 2 नहीं अनंत, बहुत सारे हम उदाहरण बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें 4x² प्लस 3x प्लस 2 लिख देते, यहाँ 3 लिख देते, 3 से भाग देते, तब पर भी दोनों की घातें क्या रहती समान रहती, भागफल और भाज्य की घात क्या होती समान होती। कोई भी यहाँ पे बहुपद लिख लें, इस तरह से सेट कर लें, हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ एडजस्ट करने की बात है, यहाँ कुछ हम लोग बहुपद लिख लेंगे और कांस्टेंट से भाग देंगे, किससे भाग देंगे कांस्टेंट से। तो उस केस में सदैव क्या होगा घात जो है पी एक्स और क्यू एक्स की घात क्या होगी समान होगी। यहाँ ध्यान ये देना है कि हमको भाग किससे देना है अचर, हमारा भाजक कैसा होना चाहिए अचर होना चाहिए। अचर भाजक के लिए भागफल का घात भाज्य के घात के बराबर होता है, देखें यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब अगला पार्ट देखें, अगले पार्ट में कह रहा है कि घात क्यू एक्स और घात आर एक्स, क्यू एक्स इसे कर रहे हैं हम लोग भागफल को कर रहे हैं और आर एक्स इसको कर रहे हैं रिमाइंडर शेषफल को। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों की घातें क्या हों समान हों, ऐसा उदाहरण दीजिए। तो हम लोग मान रहे हैं एक बहुपद है x³ प्लस x को x² से भाग दिया जाता है, x² से भाग दे रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है x² से जब हम इसको भाग देंगे तो क्या हो गया x³ प्लस x है तो x² से कितनी बार जाएगा x बार जाएगा, तो x का गुणा इसमें क्या करते हैं x³ में x² में कर देंगे क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा, और घटाने पे क्या हो जाता है चिन्ह बदल जाता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा x बचा। तो यहाँ पे देखें क्यू एक्स मतलब भागफल और शेषफल देख रहे हैं दोनों की घातें क्या है 1 है, यहाँ भागफल की घात 1 है, यहाँ शेषफल की घात भी कितनी है 1 है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, देख रहे हैं कि भागफल क्या है x है, भागफल क्या है हमारा x है और मतलब भागफल की घात कितनी है 1 है, और यहाँ शेषफल क्या आ रहा है x आ रहा है और शेषफल की घात क्या है 1 है। तो दोनों की घातें क्या हैं समान हैं। यहाँ पे हम लोग देखें कि दोनों घातें क्या है भागफल और शेषफल की घात क्या है समान है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट में कह रहा है घात ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0, आर एक्स की घात क्या हो 0 हो। तो आर एक्स की घात 0 होना मतलब शेषफल की घात कह रहा है यहाँ पे 0 हो, शेषफल की घात 0 होना मतलब कांस्टेंट आ जाए, शेषफल क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग एक उदाहरण ले रहे हैं कि x³ प्लस 1 को x² से भाग दिया जाए, x³ पी एक्स क्या मान ले रहे हैं x³ प्लस 1 मान ले रहे हैं और क्यू एक्स यहाँ पे सॉरी जी एक्स क्या मान ले रहे हैं x² मान ले रहे हैं, जी एक्स यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं x² मान ले रहे हैं। तो x² से x³ प्लस 1 को भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पे देख रहे हैं x बार जा रहा है और शेषफल क्या जा रहा है 1 आ जा रहा है, यहाँ पे शेषफल क्या जा रहा है 1 आ जा रहा है। तो शेषफल 1 है, 1 की घात ये 1 एक बहुपद है और इस बहुपद की घात कितनी है 0, इसको हम 1 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ x की घात देख रहे हैं क्या है 0 है और ये 0 क्या हो जाएगा इस बहुपद 1 की क्या है घात है। तो यहाँ पे देख रहे हैं rx 1 आ रहा है और 1 की घात हम लोग जानते हैं क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ शेषफल rx की घात क्या है 0 है, और यही हमको दिखाना था कि ऐसा उदाहरण दीजिए कि आर एक्स जो है रिमाइंडर जो है शेषफल हमारा आ रहा है उसकी घात क्या है 0 है। तो हम लोग यहाँ इस उदाहरण में देख रहे हैं कि शेषफल क्या आ रहा है 1 आ रहा है और 1 की घात क्या होती है 0 होती है। तो ये हो गया उदाहरण हमारा घात आर एक्स इक्वल टू 0 के लिए उदाहरण एक हो गया। तो यहाँ अनंत उदाहरण इस तरह से मिलेंगे हर पार्ट में। यहाँ दूसरे पार्ट में भी हम बताना भूल गए कि यहाँ पे अनंत उदाहरण इस तरह के मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बस यही एक उदाहरण है, अनंत उदाहरण ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है क्यू एक्स और आर एक्स की घात क्या है समान है, क्यू एक्स हमारा क्या है भागफल है और आर एक्स क्या है शेषफल है। तो ऐसे अनंत उदाहरण मिलेंगे, एक दो नहीं अनंत उदाहरण ऐसे मिलेंगे जहाँ पे
जिस तरह से ये पूछा जा रहा है उसको हम लोग बता सकते हैं। तो अब देखें हम लोग प्रश्नावली 3.1 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हम लोग जानते हैं ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जाता है। दो चर, दो वेरिएबल होंगे। अभी तक हम लोग पढ़ते थे एक वेरिएबल, x का फॉर्म में पढ़ते थे, एक वेरिएबल था x। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y, दो चरों, वेरिएबल मतलब चर, चर मतलब जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान बदलता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसका मान न बदले। अचर कांस्टेंट होता है, अचर जिसका मान न बदले। जैसे 2, 3, 1/2, 2.5, ये सब क्या हैं, अचर हैं, कांस्टेंट हैं। जो वैल्यू है वो फिक्स है, उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन x और y के मान हम कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए क्या हैं, अचर, चर हैं, वेरिएबल हैं, जिनके मान हमेशा हम लोग बदलते रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, चर कहते हैं। चर क्या होते हैं, वेरिएबल इंग्लिश में बोलते हैं चर को। तो यहाँ दो वेरिएबल हम लोग ले काम कर रहे हैं, x और y। दो चरों के रैखिक समीकरण क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो समीकरण लिखा गया है इसमें x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 1 है, और y की भी यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 1 है। जब x की घात अधिकतम 1 होती है तो उस बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इसीलिए 1, दोनों की घातें क्या है, 1 है, इसलिए इस समीकरण को क्या बोल रहे हैं, रैखिक बोल रहे हैं। दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0, जहाँ a 0 नहीं है, b 0 नहीं है। क्यों नहीं 0 है, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो एक ही वेरिएबल y बचेगा। a यदि 0 हो गया तो 0 × x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। और यहाँ पे हमारा जो by + c = 0 बचेगा, एक ही वेरिएबल बचेगा। तो दो वेरिएबल का या दो चरों का रैखिक समीकरण नहीं रह पाएगा। इसी तरह b के लिए कहा जा रहा है, यदि b 0 हो जाएगा तो ax + c = 0 बचेगा। यदि b 0 हो गया तो केवल ax + c = 0 बचेगा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ एक चर का रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है दो चरों के रैखिक समीकरण के लिए क्या जरूरी है, a ≠ 0 और b ≠ 0, और साथ ही साथ a² + b² 0 के बराबर ना हो। दोनों के वर्गों का योग 0 के बराबर ना हो। दोनों के मतलब गुणांक जो हैं, वेरिएबल x और y हमारे दो वेरिएबल हैं, इनके गुणांक हैं a और b। तो इनके गुणांकों के वर्गों का योग 0 के बराबर ना हो। तो जहाँ x और y क्या है, दो चर हैं, और a b c क्या है, अचर हैं, कांस्टेंट है। देखें a b c क्या है, कांस्टेंट हैं। और कैसे कांस्टेंट है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये दशमलव में हो सकती हैं, भिन्न में हो सकती हैं, माइनस में हो सकती हैं, प्लस में हो सकती हैं, परिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। तो a b c क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि समीकरण का प्रत्येक हल, हम जानते हैं कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। देखें कोई रेखा यदि खींची हुई है, ये देखें, यदि कोई रेखा ये खींची हुई है तो इस पर स्थित ये रेखा किसी समीकरण के सापेक्ष, किसी समीकरण के लिए ये रेखा खींची गई है, और इस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु ले लें तो वो बिंदु जो होगा उस रेखा को के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। देखें फिर समझें, यदि कोई रेखा किसी समीकरण के लिए लिखी गई है या खींची गई है, प्लाट की गई है, ड्रा की गई है। देखें ये मान लें ये रेखा है ax + by + c, एक रेखा है समीकरण है जिसके लिए रेखा ड्रा की गई है। इस समीकरण के सापेक्ष ये एक रेखा ड्रा की गई है। तो हमारा कहना यह है कि इस पर स्थित कोई भी बिंदु होगा, वो बिंदु इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ax + by + c को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक, संतुष्ट करेंगे मतलब बायां पक्ष में यहाँ पे x और y का मान, ये वाला x y का मान यहाँ पे रख देंगे तो दोनों पक्ष 0 हो जाएंगे। यही है संतुष्ट करने का मतलब। अब देखें फिर दूसरी बात कही जा रही है, यदि ax + by + c = 0 के लिए ये रेखा खींची गई है, तो अब हम कह रहे हैं कि यदि कोई मान x और y का कोई ऐसा मान है जो इस समीकरण ax + by + c को = 0 को संतुष्ट कर रहा है, तो निश्चित है OXY इस रेखा पर स्थित होगी, OXY इस रेखा पर स्थित होंगे। देखें फिर से समझ लें, यहाँ पे लिखा हुआ हम जानते हैं कि समीकरण का प्रत्येक हल
इसी समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ठीक ना, कह रहे हैं एक क्या है, समीकरण है, इसको निरूपित करने वाली एक रेखा ये है। हम कह रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है और इसको निरूपित करने वाली एक रेखा ये खींची हुई है। तो हमारा कहना है कि इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला जो बिंदु होगा, मतलब एक्स और वाई जो होगा, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाला जो बिंदु होगा एक्स और वाई, या कहें जो एक्स और वाई के जो मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं वो इस रेखा पर स्थित होंगे, इस रेखा पर स्थित होंगे। और दूसरी बात, इसका विपरीत कहा जा रहा है, यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को निरूपित करने वाली ये रेखा खींची गई है तो इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे। इस रेखा पर स्थित अनंत बिंदु इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेंगे, अर्थात ये इस पर स्थित अनंत बिंदु क्या होंगे, इस दो चरों के रैखिक समीकरण का क्या होंगे, हल होंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के क्या होंगे, हल होंगे। तो यहाँ पे इस रेखा पर स्थित अनंत बिंदु इस रैखिक समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। या हम कह रहे हैं इसके विपरीत दूसरी बात कह रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए ये रेखा खींची गई है और कोई एक्स और वाई ऐसे दो मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो एक्स और वाई इस रेखा पर स्थित होंगे। तो इसलिए हम लोग लिखे हैं, देखें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 यदि, हाँ ये 0 यदि x1 y1 रेखा पर स्थित है, यदि x1 y1 यहाँ देखें रेखा पर स्थित है तो निश्चित है ये x1 y1 इस रैखिक समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। मतलब एक्स जगह पे x1 और y जगह पे y1 रखते हैं तो दोनों पक्ष क्या आएगा, बराबर आएगा, मतलब संतुष्ट करेंगे, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और दूसरी बात, इसका उल्टा कहा जा रहा है, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, अतः x1 y1 इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। अब इसके विपरीत कहा जा रहा है कि यदि x डैश y डैश इस प्रकार हैं कि ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, यदि एक्स डैश वाई डैश इस प्रकार हैं जो इस समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट कर रहे हैं, मतलब ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो वो एक्स डैश और वाई डैश क्या होंगे, इस रेखा पर स्थित होंगे। दो बातें हैं, अच्छी तरह से समझ लें। पहली बात, यदि किसी रैखिक समीकरण के सापेक्ष कोई रेखा खींची गई है, जैसे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ दो चर हैं एक्स और वाई, और ए बी सी क्या हैं, कांस्टेंट हैं, अचर हैं। तो इसके सापेक्ष एक रेखा, ये मान लीजिए ये रेखा इसके लिए खींची गई है, इस समीकरण के लिए एक रेखा ये खींची गई है। तो हमारा कहना है कि इस पर स्थित जितने बिंदु हैं, इस रेखा पर स्थित जितने बिंदु हैं वो सब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अर्थात जितने भी बिंदु इस रेखा पर स्थित हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x डैश y डैश, जितने भी बिंदु इस रेखा पर स्थित हैं वो सब इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के क्या होंगे, हल होंगे। अब दूसरी बात कह रहे हैं हम कि यदि कोई एक्स डैश वाई डैश, कोई ऐसे दो मान हैं एक्स और वाई के, ऐसे दो मान हैं जो इस समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट कर रहे हैं, मतलब एक्स डैश वाई डैश इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डैश वाई डैश निश्चित रूप से इसके द्वारा जो रेखा खींची गई है उस पर क्या होगा, स्थित होगा। ये एक्स डैश वाई डैश निश्चित रूप से एक्स डैश वाई डैश इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स डैश वाई डैश ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का क्या हो गया, हल हो गया। और यदि एक्स डैश वाई डैश हल हो गया तो निश्चित रूप से एक्स डैश वाई डैश इसके द्वारा, इसके सापेक्ष जो रेखा खींची गई है उस रेखा पर स्थित होगा।
क्योंकि ये एक्स डैश वाई डैश क्या है, हल हो गया। एक्स डैश वाई डैश यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का एक हल है तो निश्चित रूप से एक्स डैश वाई डैश इसके सापेक्ष जो रेखा खींची गई है उस रेखा पर स्थित होगा। तो यहाँ पर देखें, अब हम लोग आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।